हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आज का जो प्रथम पाली का लेखपाल का पेपर हुआ था, उस पेपर को हम एनालिसिस करने आ गए। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम पहले प्रथम पाली का देकर आए हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर वैसे बताएं बहुत ही अच्छा पेपर आया था। आज का पेपर जो प्रथम पाली का आया था, तो आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, आइए हमारे साथ एनालिसिस करते हैं। हम आप मिलकर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो जो पहला प्रश्न था, ये आपको बता दें, ये पेपर का जो सीरीज है वो है डी। कौन सा सीरीज है? डी सीरीज है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में जो अनुच्छेद था उसे पढ़कर उत्तर देना था। सीधे हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न था, मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य का पालन करना चाहिए? तो मनुष्य को जो है निष्काम भाव से सफलता असफलताओं की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या था? ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही था। अगला प्रश्न था, मनुष्यों ने असफलताओं की कुंजी किसे कहा है? तो मनुष्यों ने असफलताओं की कुंजी किसे कहा है? असफलता को कहा है। तीसरे प्रश्न की बात करें, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो असफल व्यक्ति जो है ये अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। उसके बाद चौथा प्रश्न जो था कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा है? तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, उन्हीं का जो जीवन है वो बोझ बनता जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही था। जीवन की सार्थकता किससे है? तो जीवन की जो सार्थकता है वो है किससे? कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही था। अगले प्रश्न की बात करें, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? तो आनंद शब्द का उचित जो पर्यायवाची है वो क्या है? मोद और हर्ष। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो जो अपना और पराया है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो था आपका वीर धन अगना। तो ठीक है, क्या है? वीर धन अंगना जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कब्र में पैर लटकना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? मृत्यु के समीप होना। क्या होगा? मृत्यु के समीप होना। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न जो था आपका 10वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में शलाका का तद्भव क्या होगा? तो शलाका का जो तद्भव होगा वो क्या हो गया? सलाई होगा। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध था आपका वो था क्या? लालित। क्या था? लालायित। ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, 12 नंबर प्रश्न जो था कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? विस्मरण। क्या था? ऑप्शन नंबर डी विस्मरण था। ठीक है, और हितैषी। ऑप्शन नंबर बी और सी और डी, यानी तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तीसरा और चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग जो नहीं है वो क्या था? संबल। संबल ये जो है स्त्रीलिंग नहीं है। 14वें प्रश्न की बात करें, किस विकल्पों में सही विलोम युग्म है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी कृपण और दाता जो है ये सही था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। जीवन पति का समानार्थी क्या होगा? तो जीवन पति का समानार्थी जो होगा वो क्या होगा? यमराज होगा। क्या होगा? यमराज होगा। अगर हम बात करें जो है 16वें प्रश्न की दोस्त, अगला प्रश्न था जो आपका कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जिसमें पुल्लिंग जो शब्द है वो क्या होगा? विवाह था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विवाह होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही था आपका। अगला प्रश्न था, पंखा का बहुवचन पूछा था आपसे। तो पंखा का जो बहुवचन होता है वो क्या होते हैं? पंखे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 19वें प्रश्न की बात करें तो दुशासन का संधि विच्छेद पूछा था। 19वां प्रश्न जो है क्या पूछा था? दुशासन का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, दुहधन शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुहधन शासन जो है दुशासन का संधि विच्छेद। बात करते हैं 25वें प्रश्न की दोस्तों, 20वें प्रश्न की। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में जो तत्सम शब्द था क्या है? वो अक्षर था। आंसू, आंख और शीश, ये क्या थे? ये आपके तद्भव शब्द हैं। 21वें प्रश्न की बात करें तो 21वां प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य की बात हुई थी, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पे हम केवल आंसर बता रहे हैं, आप इसे मिला लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले मिलाया, उसके बाद इसका PDF कन्वर्ट किया, फिर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? वो होगा पहला और तीसरा और चौथा, और यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 22वें की, खग जाने खग की भाषा
का अर्थ क्या होगा? खगदाने ख की भाषा का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। हरिमोहन को रुपए देता है, तो रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसमें क्या है? को शब्द आया है तो संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ जाएंगे। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो अरुण शब्द का जो अनेकार्थी होगा दोस्तों वो होगा प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया था कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें जो अशुद्धि है दोस्तों वो अनेकों लोग जो है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है कि अनेकों लोग, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अनेक लोग उपस्थित थे। ठीक है, वो है कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था दोस्तों? चाइना ने। किसने किया था? चाइना ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगले प्रश्न की बात करें, किस रियायत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो एक कूट नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था हैदराबाद। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो ये कहां पे है दोस्तों? सिक्किम में। कहां पे है? सिक्किम में है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का। 57 की बात करें दोस्तों तो EFT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो EFT का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 प्रश्न की बात करें तो बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में जो है बाफिन द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो अनुच्छेद 19 के तहत ये निहित है। हम बात करेंगे, मैंने आपको 60 वाला बता दिया प्रश्न क्या था, पूछा गया था। 61 प्रश्न की बात करें, 61 में पूछा गया था कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था दोस्तों? उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड विलियंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड विलियंगटन थे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये रहने वाले कहाँ के थे? बंगाल के। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ पे? अनुच्छेद 36 से 51 जो है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने साबरमती के तट पे जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगले प्रश्न की बात करें, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र में निर्भर थी? तो ये कहां पे निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पे। कहां पे? प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर थी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो कितने राज्यों के साथ करती है? 8 राज्यों के साथ करती है। ठीक है, अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही पूछा था कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही था इस प्रश्न का। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है ये कौन थे? NH2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर जिनने जो है ऑप्शन नंबर सी मारा है उनका ये प्रश्न सही है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये है अगरिया जनजाति की, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगरिया जनजाति की जो है जनसंख्या से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। जिसने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया था उनका ये प्रश्न सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि माफी चाहेंगी, यहाँ पे थारू जनजाति है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जाएगा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मंडल भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जोड़ता है कौन सा दोस्तों? जिब्राल्टर जल डमरू मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों की शहर के रूप में जाना जाता है? जाना जाता है किसे? वाराणसी को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जाता है
किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये कानपुर में किया जा रहा है। कहाँ पे? कानपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में को मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित में जो मिलान है इसका प्रश्न जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, ए आपका सही था, बी सी डी ए। ठीक है, क्या था पहले? बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही था। अगला प्रश्न था दोस्तों, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो कंप्यूटर वायरस को जो है हम ईमेल अटैचमेंट खोल कर ये पता लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा था कि आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सी है दोस्तों? PMGSY, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों कि अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने में इच्छुक हैं? इस प्रश्न का जो सही जवाब था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था आपसे कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवा, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देती है? तो ये कौन सी है? NSAP, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों लोगों को आवास प्रदान करना था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या था आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये करती है कौन सी योजना दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी SGRY। ठीक है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कहां पर है दोस्तों? मेरठ में है। कहां पे है? मेरठ में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो ये कौन सी पहल है दोस्तों? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपको सही है। अगला प्रश्न जो पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। अगला बात करें कि UPRDA यानी यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष लागू किया गया? तो किया गया कब दोस्तों? 2020 में लागू किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादक को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि का रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था आपको उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित जो है FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो FF का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मर फिल्टर स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये करती है भारत उज्ज्वला योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कौन सी योजना जो है, यानी यूपी मातृभूमि योजना, ऑप्शन नंबर ए आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। जो प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव की पुनर्वास के पुनः एकीकरण के लिए है? तो कौन सी योजना है दोस्तों? ये है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आजीविका योजना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण के लिए है? तो यह है कौन सा? उस्ताद योजना। कौन सा? उस्ताद योजना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम महिलाओं की आर्थिक
सशक्तिकरण के प्रावधान के लिए है। ये कौन सी योजना है दोस्तों? ये है ट्रेंड योजना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? ये कौन संभालता है दोस्तों? सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान पात्र हैं? वो 30% हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लेकिन वो जो हाई स्कूल पास हैं उस उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना देता है? कितना? 30,000 रुपए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन मुक्त, दवाएं मुक्त, निदान मुक्त और रक्त मुक्त आहार प्रदान करती है? ये कौन सी योजना थी दोस्तों? ये योजना थी आपका जो है JSS जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, ये आपका सही होगा। जिसने एक भी टिक किया है वो सही होगा। अगला प्रश्न 99 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के क्रियान्वयन में प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये महिला एवं बाल विकास, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए है? ये कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी हैं तो वीडियो अच्छी लगी है एनालिसिस, तो आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।